हेलो एवरीवन। कुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी पीआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में 7वां सेट है। यह सेशन अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं केवीएस, एनवीएस और सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? खिड़की, आवारा, असर, कंपनी। यहाँ पर खिड़की देशज शब्द है, जबकि आवारा फारसी भाषा, असर अरबी भाषा और कंपनी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उन्नायक का संधि विच्छेद होगा। उन्नायक का संधि विच्छेद होगा उन प्लस नायक, उन प्लस नायक, उत प्लस नायक, डी उत प्लस नायक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उत प्लस नायक। अगर यहाँ पर बात की जाए कि उन्नायक में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर ता व्यंजन और ना व्यंजन का मेल हो रहा है। जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है वहाँ पर व्यंजन संधि होती है, इसलिए उन्नायक में व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न। तंद्रिल में प्रत्यय है इल, ता, ला, दिल। तंदिल शब्द तंद्रा मूल शब्द और इल प्रत्यय से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, इल। अगला प्रश्न। जिसकी गहराई का पता न लग सके, जिसकी गहराई का पता न लग सके के लिए एक शब्द होगा गाध, अगाध, पाताल, गहवर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अगाध। जिसकी गहराई का पता ना लग सके के लिए एक शब्द अगाध होता है। बात करते हैं यहाँ पर पाताल शब्द की। पाताल का अर्थ होता है अत्यधिक गहरा और नीचा, और पाताल एक लोक भी होता है जो पुराणों के अनुसार पृथ्वी के सबसे नीचे 7 लोकों में है, जिसमें माना गया है कि नाग और विशालकाय सर्प निवास करते हैं। गहवर की बात करते हैं। गहवर एक ऐसा अंधेरा और गहरा स्थान होता है जिसके अंदर चीज़ों और बातों का बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ज्ञान, यत्र, जीव, जंघा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जीव। जीव यहाँ पर तद्भव शब्द है। जीव का तत्सम होता है जीवा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? संकट, संकेत, संकलन, संपदा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, संपदा। संपदा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प संकट, संकेत, संकलन पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न। यथार्थ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययभाव, द्विगु। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अव्ययभाव समास। यथार्थ में यथा अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और उस प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है। बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे दिन और रात, जैसे दिन रात, दिन रात। दिग समास, दिग समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह नहीं वांछनीय है, उसकी समझ में कुछ ना आया, आपका गुप्त रहस्य कौन जान सका है, आपका पत्र धन्यवाद सहित प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उसकी समझ में कुछ ना आया। यहाँ पर शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न। दरिद्रता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। गरीब और निर्धन होने की अवस्था को दरिद्रता कहते हैं। और हम जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से अवस्था या भाव का पता चलता है
उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए दरिद्रता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संरक्षण में उपसर्ग है। संरक्षण में उपसर्ग है सम, क्षण, सन, स। संरक्षण शब्द सम, उपसर्ग और रक्षण मूल शब्द से मिलकर बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में कौन सा शब्द ग्रह का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द ग्रह का पर्यायवाची नहीं है? निकेतन, नलिन, निलय, आगार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नलिन। नलिन नलिन कमल का पर्यायवाची, जबकि दिए गए अन्य सभी विकल्प निकेतन, निलय, आगार ग्रह के पर्यायवाची हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आमिष का विलोम होगा। आमिष का विलोम होगा सामिस, निरामिस, निमिष, मिस। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, निरामिस। आमिष उसे कहते हैं जो मांस खाता हो, और निरामिष उसे कहते हैं जो मांस ना खाता हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लंबा किस प्रकार का विशेषण है? लंबा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, परिमाणबोधक, सार्वनामिक, संख्यावाचक। लंबा किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण होता है, इसलिए लंबा यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? दोहरा, धनिया, धान, दूर्वा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दूर्वा। दूर्वा शब्द यहाँ पर तत्सम है। अगर यहाँ पर पूछा जाए दूर्वा का तत्सम के तद्भव क्या होगा, सॉरी, तो दूर्वा का तद्भव होता है दूब। यहाँ से सभी प्रश्न गद्यांश से संबंधित हैं। D+B में गद्यांश से कभी कभी सीधे और मूल भाव संबंधित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़कर उसके मूल भाव को समझना है। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। द्विवेदी जी निबंधों की रचना स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी करते रहे, किंतु लिखना उन्होंने छायावादी दौर में प्रारंभ किया। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे। उन्होंने निबंध विधा को अपने लेखन से सृजनात्मक साहित्य की कोटि में परिगणनीय बना दिया। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले कम लिखे गए थे, नहीं लिखे गए थे, कभी कभी लिखे गए थे, खूब लिखे गए थे। इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। द्विवेदी जी के जैसे निबंध हिंदी में पहले नहीं लिखे गए थे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 2, नहीं लिखे गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 17। द्विवेदी जी के निबंध भारत के किस इतिहास की पुनर्रचना करते हैं? राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में देखते हैं। उनके निबंध मूलतः भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सांस्कृतिक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन है विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज, तर्क और वितर्क। इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विचार और वितर्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1948, 1984, 1945, 1954। इसका उत्तर गद्यांश में देखते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का पहला संकलन विचार और वितर्क 1945 में प्रकाशित हुआ और अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1948। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न। द्विवेदी जी का प्रतिनिधि निबंध किसे कहा जा सकता है? अशोक के फूल, भारतीय संस्कृति की देन,
विचार और वितर्क कुटज। इसका उत्तर भी गद्यांश में देखते हैं। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है। अशोक के फूल उनका प्रतिनिधि निबंध कहा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अशोक के फूल। सेशन में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपकमिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।